सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देखो, वरना यहाँ पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शिहाओ और दुगु यून इन दोनों के बीच में एक फाइटिंग मैच चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वही मैसेंजर और युआन होंग आ जाता है, जिनको यहाँ पर शिहाओ और दुगु यून दोनों मिलकर लतियाना शुरू कर देते हैं। कभी इधर से शिहाओ मारता तो कभी उधर से दुगु यून मारता, जिसके बाद दुगु यून यहाँ से निकल जाता है एंशिएंट माइन की तरफ। लेकिन जो थर्ड एल्डर थे उसके साथ दुगु यून एक डील कर लेता है, जिसके अकॉर्डिंग दुगु यून को ये लोग एंशिएंट माइन के डीप लेयर के अंदर जाने देंगे, साथ ही वो उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। लेकिन बदले में यहाँ पर दुगु यून को एंशिएंट टॉम्ब रियलम तक इन सभी को ले जाना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ समेत जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी लोग इसके साथ जाने लगे। लेकिन तभी टॉम्ब रियलम के रास्ते में ही इन सभी का सामना बैटल स्पिरिट से हो जाता है, जो कि एक एक करके इनमें से कुछ डिसाइपल्स को जान से मार देते। जहां पर हम शिहाओ को देखते हैं जो कि इन सभी से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है इन्हें मारने के बाद जो इनकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी वो शिहाओ के बॉडी के लिए किसी नरिशमेंट की तरह काम कर रही थी। एंड अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शिहाओ को दिखाया जाता है जहां पर वो स्लोटर मचा रहा था, और यहाँ पर जैसे ही वो एक एक करके उन सभी बैटल स्पिरिट को जान से मार रहा था तो उनके अंदर से निकलने वाली एनर्जी यहाँ पर शिहाओ के बॉडी में जब एंटर होती है तो यहाँ पर ये सारा नजारा वो बैटल गॉड भी देख रहे थे, वो भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पे एल्डर्स भी कहने लगते हैं कि जरा देखो, इन बैटल स्पिरिट से निकलने वाली एनर्जी हुआंग की सोल को नरिश कर रही है, साथ ही उसकी बॉडी को भी। जो बात सुन के बाकी के जो लोग थे वो भी उसकी तरफ को जाने लगते हैं, जहां पर हम बाकी के दो एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस एंसेस्टर बैटल स्पिरिट वाले मॉन्स्टर के सामने जाकर खड़े थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो एंसेस्टर बैटल स्पिरिट था उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुकी थी, और यहाँ पर वो अपना एक जोरदार मुक्का बनाकर तेजी से इनकी स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर जड़ देता है। लेकिन इस बैरियर को उस मॉन्स्टर के मुक्के से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर के बनाए हुए इस बैरियर की वजह से इनमें से किसी को भी एक खरोच तक नहीं आ पाती। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर बैटल स्पिरिट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत ही घुमा के अपना दूसरा हाथ तेजी से उस बैरियर पे दे मारता है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर थे वो उस बैरियर की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से इनमें से किसी को कुछ नहीं होता। इसी दौरान यहाँ पर हम फोर्थ एल्डर को देखते हैं, जहां पर वो अपने हैंड साइन को बनाते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस एंसेस्टर स्पिरिट को कैद कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर थर्ड एल्डर भी पीछे नहीं रहते और इमीडिएटली हैंड साइन को बनाते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जिससे एक जाइंट सा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकलता है और बहुत ही तेजी के साथ उस एंसेस्टर बैटल स्पिरिट के आर पार हो जाता है। एंड चंद सेकंड्स में यहाँ पर वो उस एंसेस्टर बैटल मॉन्स्टर का काम तमाम करके रख देता है। इसी दौरान यहाँ पर हम सेकंड एल्डर को देखते हैं, जहां पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर कुछ मिरर टाइप के फॉर्मेशन को यूज करता है, जो कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि कुछ ही पल में उस बैटल स्पिरिट वाले जहाज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसी के साथ यहाँ पर इस शिप के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद यहाँ पर एक सोल पावर की इमोर्टल सीड बाहर आती है, जो कि एक टॉप टायर की इमोर्टल सीड थी, जिसे देखते साथ ही तीनों एल्डर उसके पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि ये तो वही स्पेशल इमोर्टल सीड है जो कि प्राइमोर्डियल स्पिरिट के पावर शक्ति को कंडेंस करके रखता है। यहाँ पर सभी लोग इसे देखकर हैरान हो ही रहे थे कि आखिर ये इमोर्टल सीड कहाँ से आया। लेकिन तभी एंट्री होती है शिहाओ की, जो कि लाइटनिंग स्पीड के साथ पलक झपकते ही वहां मौजूद सभी एल्डर्स और वॉरियर्स से आगे आ जाता है और तेजी से उस इमोर्टल सीड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जितने भी बैटल गॉड्स थे उन्हें भी अब अकल आती है और वो लोग भी उस इमोर्टल सीड की चाह में आगे जाते और शिहाओ का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हम मिस वैंगशी को देखते हैं, जो कि सभी से कहने लगती है कि हम उसे ये इमोर्टल सीड कैसे हासिल करने दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिहाओ अपने रीइंकार्नेशन रन की पावर्स का यूज करता है और उसके स्क्रिप्चर्स को सीधा उस इमोर्टल सीड की तरफ थ्रो कर देता है, ताकि वो पूरी तरीके से इसे बाइंड करके अपने पास रख सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस वैंगशी सभी से कहती है हमें उसे इसे हासिल करने से रोकना होगा, इसीलिए सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करो। जो बात सुन के बाकी के डिसाइपल्स शिहाओ को रोकने के लिए उस पर एक के बाद एक धड़ाधड़ अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर शिहाओ इमीडिएटली अपने 10 हेवनली पैसेज रिंग को मर्ज कर देता है और उसका यूज करते हुए सारे अटैक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर शिहाओ अपने गॉड बॉडी साथ ही कुंगपेंग टेक्निक के उन दोनों मैथिकल बीस्ट को समन कर लेता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। साथ ही वो उस इमोर्टल सीड को भी अचीव कर लेता है। इसी के साथ यहाँ पर हम सारे एल्डर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने कंबाइन पावर का यूज करके शिहाओ के आसपास एक शील्ड को बना देते हैं और कहने लगते हैं कि ये फाइट यहीं पर खत्म होती है और तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि आगे तुम्हारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यहाँ पर शिहाओ के ऊपर इतना ज्यादा फेवर्स को होता हुआ देखकर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि हमारे एल्डर्स बहुत ही ज्यादा पक्षपाती हैं। आखिर वो सिर्फ हुआंग को ही प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं कि तभी यहाँ पर हम जेशियान को देखते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर हम 10 क्राउन किंग को भी देखते हैं,
जिसका नाम मैंने पहले भी कई बार बताया, लेकिन अब से हम इसे 10 क्राउन किंग ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो झेशियान था वो उन लोगों से कहने लगता है, बेवकूफों क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, असल में एल्डर्स तुम्हारी जान बचा रहे हैं, क्योंकि अगर तुम लोग एक भी हो जाओ ना तब भी तुम हुआंग का कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिसके अब अगले सीन में हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहां पर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उस सीड को देखकर कहने लगते हैं कि हालांकि ये उस यूनिवर्सल इमोर्टल सीड की तरह पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये सीड भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, और ऐसे रेयर इमोर्टल सीड की वजह से ना जाने कितने पावरफुल डिसाइपल्स अपनी जान गंवा चुके हैं। और देखो आज हमने भी अपने बहुत से डिसाइपल्स को खो दिया। ये हमेशा दुखद होता है, क्योंकि हर 10 में से बस एक ही कल्टीवेटर ऐसी अपॉर्चुनिटीज के आगे सर्वाइव कर पाता है। ये सारी बातें सुनकर शिहाओ अपने मन में कहता है कि लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे इससे भी ज्यादा रेयर इमोर्टल सीड की तलाश है, और चाहे जो हो जाए मैं उसे हासिल करके रहूंगा। इसी के साथ सभी लोग और आगे बढ़ जाते हैं और फॉरजन रियलम के और ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं, जहां पर अब ये सभी लोग फॉरबिडन एरिया के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों को एक वॉइस सुनाई देती है जो कि यहाँ पर इन लोगों से कहने लगती है कि तुम्हारे जैसे कीड़े, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो लोग इस फॉरबिडन एरिया के पास से गुजर रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर हम अचानक से एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन को अपीयर होता हुआ देखते हैं, जो कि किंग चैंग रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है, और यहाँ पर वो किसी बड़े से स्कल की खोपड़ी के शेप में दिखता है, और यहाँ पर वो सभी से बोलने लगता है कि यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। यहाँ पर हम दुगु यून को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है, जिन्हें कि उनके एंसेस्टर ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया था। इसी के साथ हम यहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं कि कोई भी पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है जो कि हमें यहाँ पे धमकाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पर थर्ड एल्डर अपने फॉर्मेशन का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो यहाँ पर बहुत सारे फायर फिनिक्स को समन कर लेते हैं और फिर उनसे यहाँ पर उस जाइंट से स्कल के ऊपर अटैक करवा देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके अटैक का कुछ खास असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी थर्ड एल्डर जैसे ही अपना एक और अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके हटते ही यहाँ पर अचानक से हम उसी वर्ल्ड ट्री को देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल कहने लगती है कि क्या ये वर्ल्ड ऑफ गोल्डन ट्री है। जो बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि असल में यहाँ पर वो स्केलेटन टाइप का इल्यूजन हमें इस गोल्डन ट्री के पास जाने से रोक रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस गोल्डन ट्री के आसपास हाई अमाउंट में होली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो कर रहा था। यहाँ पर इस ट्री को देखकर शिहाओ मन में कहता है, क्या ये वही गोल्डन ट्री है जैसे कि मैंने पास्ट में देखा था, जो कि बिल्कुल इसी गोल्डन ट्री की ही तरह था। जिसके बाद यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होते हैं वो बताने लगते हैं कि जितनी भी एंशिएंट ट्री है जो कि आगे चलकर इमोर्टल ट्री या वर्ल्ड ट्री बनना चाहती है, तो वो सभी एंशिएंट रियलम के इम्प्रिंट को अब्सॉर्ब करने के लिए ब्यूराइल बाउंड्री के एंशिएंट टॉम्ब के पास आती है, ताकि वो यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कोई पावरफुल बीइंग आकर इसके ट्रिब्यूलेशन में इसकी हेल्प नहीं करता, तब तक ये एक वर्ल्ड ट्री नहीं बन सकता। जहां पर हम देखते हैं कि सभी वॉरियर्स उनकी सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि तभी यहाँ पर उस गोल्डन ट्री के पैलेस के अंदर इन्हें एक गॉडेस भी नजर आती है, और जैसे ही वो गॉडेस अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजरें सीधा शिहाओ की तरफ जाकर ठहर जाती है, जैसे कि मानो वो उसे ही देख रही हो। जो देखकर सभी वॉरियर्स बोलने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गॉडेस हुआंग को देख रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ मौजूद सारे वॉरियर्स भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से चारों तरफ बहुत ही पावरफुल एनर्जी छा जाती है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा ये गोल्डन ट्री उसमें कवर हो जाता है, और फिर तभी उस ट्री के नीचे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर वो गोल्डन ट्री जाने लगता है। जो देखकर वो एल्डर्स कहने लगते हैं कि हालांकि ये जो ट्री है ये किसी इमोर्टल सीड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन इसे वर्ल्ड ऑफ गोल्डन ट्री में ट्रांसफॉर्म होने के लिए टॉप कंस्ट्रक्शन के एरिया में जाना पड़ेगा, तो हमें भी इसका पीछा करना चाहिए, जिससे हम भी वहां पर पहुंच जाए। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे और यहाँ पर एक बैरियर को अपने वॉर शिप के ऊपर बना देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर वही पोर्टल ओपन होता है और ये लोग उसके अंदर समा जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग बहुत दूर जाके टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके अब अगले सीन में हमें सेलेस्टियल एकेडमी के वॉर शिप का नजारा दिखाया जाता है, जहां पे कुछ लोग मौजूद होते हैं, और यहाँ पर उनका एल्डर कहने लगता है कि उन लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अचीव कर लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आधा महीना गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के शिप का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो सेकंड एल्डर थे वो बताने लगते हैं कि प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार किसी व्यक्ति ने 5 डीमंस की पावर्स का इस्तेमाल किया था, और उसकी मदद से उसने पेयरलेस सुप्रीम इमोर्टल सीड को यहाँ पर सील किया था, जहां पर अब हमें लैंड ऑफ 5 एलिमेंट स्पेस वाले जगह का नजारा दिखाया जाता है, और यहाँ पर हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी का वॉरशिप उस पोर्टल से अंदर आ जाता है। जिसके साथ ही यहाँ पर एल्डर कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि किसी ने अगर उस पेयरलेस इमोर्टल सीड को अचीव कर लिया तो वो कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू लेगा, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्री है इसकी जो जड़ें हैं वो 5 एलिमेंट लैंड की जो यिन और यांग एनर्जी है उससे जुड़ी हुई है, जिसे 5 डीमंस के नाम से भी जाना जाता है। जो कहते हुए वो यहाँ पर अपनी पावर के ऑरा को रिलीज करता है और आगे बताता है कि यहाँ पर सामने जो तुम स्क्रिप्चर को देख रहे हो इसे 5 एलिमेंट रिवर्सल अरे भी कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर वो यिन और यांग सर्कल टाइप के एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जो कि यहाँ की हर एक चीज को डिटेक्ट कर लेता है। और फिर एल्डर बताने लगते हैं
कि हमारा ये जो वॉर पपेट डिटेक्टर है इसने पता लगा लिया है कि यहाँ पर काफी वक्त से वो जो 5 एलिमेंट रिवर्सल अरे है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग इजीली एंटर हो सकते हैं। इसी के साथ ये लोग एंटर भी हो जाते हैं और इसके बाद एल्डर सभी से कहने लगते हैं कि अब जबकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम लोग यहाँ पर जाकर बहुत से इमोर्टल सीड्स को ले सकते हो अगर तुम लकी हुए तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे 4th बैटल गॉड को एक मीडियम ग्रेड का सीड मिल जाता है, जो लेकर वो खुश हो गया था। जो देखकर प्रिंसेस गर्ल बोलने लगती है कि तुम्हारी किस्मत तो सच काफी कमाल है, तुम्हें देखते ही देखते एक सीड भी मिल गया। जो कहते हुए वो भी इमोर्टल सीड को ढूंढने के लिए आगे चली जाती है। जिसके बाद हम मू शेन को देखते हैं, जहाँ पर उसे प्यूरिफाइंग फायर की एनर्जी मिल जाती है और वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम उसी प्रिंसेस गर्ल को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड मिल जाता है और वो उसे लेकर खुश हो जाती है। यहाँ पर वो इसे पाकर कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि मुझे एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड इतनी आसानी से मिल गया। ये जगह तो वाकई में कमाल की है। उसने मिस वैंगशी से पहले इस इमोर्टल सीड को हासिल किया था, इसीलिए वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। वो मिस वैंगशी को चढ़ाते हुए कहने लगती है कि अब जबकि मुझे एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड मिल चुका है तो हुआंग अब तुम्हें वैंगशी की मदद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो ना तो तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें ये इमोर्टल सीड दे सकती हूँ। वैसे भी सिस्टर वैंगशी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये सुनकर मिस वैंगशी कहती है तुम्हें एक टॉप टायर का वाटर इमोर्टल सीड मिला है, लेकिन ये मत समझो कि तुम इसके जरिए से आग से उलझ सकती हो। जहाँ पर हम शीहाओ को देखते हैं जिसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जेसिका और अपनी वाइफ की डायरेक्शन में तेजी से उड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी सेकंड बॉडी को देखकर कहती है कि उसके पास तो ऑलरेडी ब्लू मून फ्लेम का एक्सेस है, तो चाहे जो हो जाए मुझे उसे बाकी की अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने नहीं देना चाहिए, वरना वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जो नजारा देखकर शीहाओ को जेसिका के इंटेंशन ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो इमीडिएटली किंग यी के पास पहुंचकर कहने लगा है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। जो कहते हुए वो दोनों यहाँ से अपने रास्ते निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ का ऐसा करना जेसिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। जिसके बाद हम शीहाओ और सेकंड बॉडी को देखते हैं। यहाँ पर किंग यी शीहाओ से कहती है कि तुम बार बार उसके इरादे पर पानी फेर रहे हो, तो देख लेना कहीं वो तुम्हें आगे चलकर अपना दुश्मन ना बना बैठे। जिस पर शीहाओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन उसे राजी कर लूंगा। जिसके बाद वो सक्सेसफुली तुम्हारे साथ में मर्ज हो जाएगी। कि तभी हम देखते हैं कि इन दोनों पर एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा तेज था, जिसे ये दोनों ही डोज कर जाते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसके अब अगले ही पल इन पर 1000 स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, जिसे कि ये लोग बहुत इजीली रोक लेते हैं। और शीहाओ कहने लगता है कि आखिर इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ पर कैसे रिलीज हो सकता है, क्या यहाँ पर कोई इमोर्टल स्वॉर्ड मौजूद है। कि तभी हम देखते हैं कि किंग यी अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए पता लगाती है और कहती है कि यहाँ पर एक मेटेलिक लिक्विड का लेक मौजूद है। जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगती है कि अगर यहाँ कोई मेटल एट्रीब्यूट वाली सीड इसके अंदर लाखों सालों के लिए रहे तो जाहिर है कि वो इमोर्टल सीड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीड बन जाएगी। कहीं ये सब उसी की वजह से तो नहीं हो रहा। जिसके बाद वो ये सारी बातें टेलीपैथी के थ्रू शीहाओ को भी बता देती है और हम देखते हैं कि शीहाओ उससे कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन तुम मेरे करीब ही रहना और मुझसे दूर मत जाना। यहाँ पर शीहाओ बहादुरी दिखाते हुए पहुंच तो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इन पर अटैक्स हो जाते हैं, जो देखकर शीहाओ को उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर अभी भी कुछ गार्ड्स मौजूद होंगे। जिसके बाद यहाँ पर शीहाओ आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर किंग यी पे अटैक हो जाता है और वो उससे बचते हुए शीहाओ को बताती है कि जितना ज्यादा प्रीशियस इमोर्टल सीड होगा उतने ही पावरफुल गार्डियंस यहाँ पर उसे गार्ड कर रहे होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी अपनी जान बचा लेती है कि तभी शीहाओ का सामना 4-5 मेटल स्पिरिट के वॉरियर्स या वॉरियर्स से हो जाता है, जो देखकर शीहाओ अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो सभी लोग मेटल एनर्जी से मैनिफेस्ट हुए थे। इसी वजह से जब शीहाओ इन्हें जान से मार देता है तो यहाँ पर उसकी बॉडी में लावा के कुछ छींटे गिरती हैं, जिससे उसके कपड़े भी थोड़ा सा जल जाते हैं। यहाँ पर फिर किंग यी दोबारा से बताने लगती है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हम इसे इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे मेटल स्पिरिट दोबारा से अपना फॉर्म अचीव करते हुए इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि मेरे पास इनसे डील करने का टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे सबसे पहले उन इमोर्टल सीड्स को हासिल करना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ अपनी कुंगपेंग टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि वही बड़ा सा मैथिकल बीस्ट सीधा यहाँ पर उस मेटेलिक लिक्विड में डुबकी लगा देता है। जिसके बाद वो अपने मुंह में उस मेटल सीड को, जो कि एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड है, उसे बाहर ले आता है। जहाँ पर शीहाओ अपने कुंगपेंग टेक्निक के सेकंड फॉर्म का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो फिनिक्स टाइप मैथिकल बीस्ट उस इमोर्टल सीड को अपने मुंह से पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल सीड एक फर्नेस टाइप के ऑब्जेक्ट में था, जिसे शीहाओ अपने हाथ में लेते साथ ही कहने लगता है कि ये एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड है। पर बहुत बुरा हुआ कि एक टॉप टायर का इमोर्टल सीड मेरे एट्रीब्यूट से मैच नहीं कर रहा। पर तभी वो यहाँ पर इसे किंग यी को देते हुए कहता है कि क्यों ना तुम इसे एक बार ट्राई करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी जैसे ही उसे छूती है तो यहाँ पर उसके फोरहेड पर वो ब्लू मून फ्लेम की पावर एक्टिवेट हो जाती है और उस इमोर्टल सीड पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है और कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि ब्लू मून फ्लेम इसे स्वॉलो भी कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लू मून फ्लेम की पावर एक लेवल तक ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर शीहाओ भी यहाँ पर हैरान था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग यी फिर उसके करीब आ जाती है और यहाँ पर शी हाओ उसे देखकर अपने मन में कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग यी असल में और कोई नहीं बल्कि उसी ब्लू मून फ्लेम के इमोर्टल फेरी की रीइंकार्नेशन है। जो सोचते हुए शी हाओ उसे ही देखे जा रहा था, जो देखकर किंग यी कहती है कि ऐसा घूरो मत और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कि तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर अटैक हो जाता है, जो कि यहाँ पर वुकई नाम का एक बंदा करता है, जो कि इमोर्टल एकेडमी यानी हेवनली एकेडमी से बिलोंग करता है। मैंने बताया था ना कि हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी के अलावा भी 2 और पावरफुल एकेडमी है। हाँ, तो उन्हीं 2 एकेडमी में से एक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ इमीडिएटली किंग यी को उसके अटैक से बचा लेता है और वो यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि अंधे हो क्या, तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारे सामने एक मर्द खड़ा है लेकिन तुम फिर भी उसकी औरत यानी कि मेरी वाइफ को टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर शी हाओ के विंग्स को देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास भी कुछ ट्रिक्स है। यहाँ पर इस बंदे के ऑरा को फील करते साथ ही तीनों एल्डर्स कहने लगती है कि ये तो इमोर्टल एकेडमी का एक स्टूडेंट है। फिर इमीडिएटली ये लोग अपनी शिप की स्पीड को बढ़ाकर यहाँ से इनके पास आने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ वो वुकई नाम का वो बंदा अपने वेपन्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है, कितनी ज्यादा शर्म की बात है, तुम लोग से एक हेवनली गॉड रियलम का कल्टीवेटर भी नहीं मारा जाता, तुम लोग सच में कितने ज्यादा यूजलेस हो, पर कोई बात नहीं, तुम हमारे एंटरटेन के लिए बहुत ही ज्यादा काम आओगे। जो कहते हुए वो शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ की सटक जाती है और वो भी इमीडिएटली अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और उस बंदे पर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तमीज क्या होती है। और फिर शी हाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे का अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखने के बाद वो बंदा अपने इमोर्टल स्पिरिट को साथ ही हेवनली जेड आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन शी हाओ का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, सीधा उसके आर्मर को भेदते हुए उसके बॉडी को उसके आर्मर से अलग कर देती है। और फिर शी हाओ उस हेवनली जेड आर्मर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, अब मैं सब कुछ समझ गया, असल में तुम एक फेक इमोर्टल स्पिरिट के होने का नाटक कर रहे हो। जो कहते साथ ही शी हाओ हवा में जंप करता है और फिर घुमा के एक जोरदार किक उस बंदे के पेट में जड़ देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी हद तो देखो, मौत के कगार पे खड़ा है, लेकिन फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है और कहता है कि जल्द से जल्द मुझे ये आर्मर वापस कर दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारा एल्डर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस पर शी हाओ कहता है कि तुम्हारा इमोर्टल गॉड भी आज तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो उसे एक जोरदार किक मार के सीधा इमोर्टल एकेडमी के उस शिप में दे मारता है। जो देकर उसके साथी यहाँ पे कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम यहाँ पर नाम कमाने आए हो ताकि इमोर्टल एकेडमी में सिलेक्ट कर लिए जाओ, सपने देखना छोड़ दो और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे लिटिल इमोर्टल प्रिंस के उस बैटल आर्मर को लौटा दो, वरना इमोर्टल एकेडमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि क्या इमोर्टल एकेडमी, तुम इमोर्टल एकेडमी हो या कुछ और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात सुन के सभी लोग शी हाओ पर अटैक कर देते हैं कि तभी यहाँ पर तीनों एल्डर्स के पास मिस वैंगशी और वो प्रिंसेस गर्ल आ जाती है और एल्डर के पास आकर कहने लगते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि लेकिन ब्रो कि नहीं, जरा रुक जाओ। और अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर शी हाओ स्लोटर मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखते ही देखते शी हाओ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर सेकंड एल्डर भी शी हाओ की टेक्निक्स को देखकर हंस रहे होते हैं और शी हाओ की टेक्निक्स को देखकर वो प्रिंसेस गर्ल मिस वैंगशी को छेड़ते हुए कहती है कि लगता है ये कहीं देखी देखी सी लगती है। यहाँ पर मिस वैंगशी भी कहने लगती है कि हर बार जब भी मैं इसे देखती हूँ ये पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, चाहे मेरी उससे कोई भी दुश्मनी क्यों ना हो। लेकिन इस बात से मैं भी डिनाई नहीं कर सकती कि वो एक ट्रूली जीनियस है। इसके बाद हम शी हाओ को देखते हैं जो कि मैसेकर मचा रहा था और अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक सीधा उनके वॉरशिप के ऊपर कर देता है। जो देखकर इनका जो एल्डर होता है वो आकर कहने लगता है कि आखिर किसमें इतना दम आ गया जो कि इमोर्टल एकेडमी के वॉरशिप पर अटैक करे। जिसके बाद वो एल्डर भी शी हाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि एल्डर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ के पास प्रिंसेस गर्ल भी आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर उनके जो मेन एल्डर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये लोग हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी से है। इधर दूसरी तरफ मिस वैंगशी कुछ सोचती है लेकिन फिर भी उनके पास आ जाती है, जहाँ पर वो एल्डर आगे कहता है कि वो लिटिल किंग हमारे एकेडमी का डायरेक्ट डिसाइपल है और साथ ही वो वर्चुअल डाओ रियलम में पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। बेहतर यही होगा कि चुपचाप उसका आर्मर हमें वापस कर दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। बताओ तुम्हें ये डील कैसी लगी। जिस पर शी हाओ कहता है क्या बात कर रहे हो, लेकिन जाओ, मैं तो नहीं देने वाला क्योंकि तुम्हारे इस कोर डिसाइपल ने पहले हमसे पंगा लिया और मैंने उसे सबक सिखाया और इसका ये जो आर्मर है ये मेरा ट्रॉफी है। जो बात सुन के वो एल्डर भी समझ जाता है कि शी हाओ बच्चा है जिसे की बातों से तो बिल्कुल भी समझाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर उसे फिक्र उन तीन एल्डर्स को देके होती है और वो समझ जाता है कि हम इनके सामने इससे पंगा नहीं ले सकते। जिसके बाद वो यहाँ पे कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जब तक हम इस पर कोई ठोस डिसीजन नहीं लेते तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी है वो भी यहाँ पर 5 डीमन सीलिंग के लिए आई है जो कि इस रियलम के बहुत डीप में छुपा हुआ है। तो क्यों ना बेहतर यही होगा कि हम दोनों एकेडमी वाले अपने अपने डिसाइपल्स को आपस में कम्पीट करने दें और कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। जिस पर सेकंड एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ ठीक है, और जब तक हुआंग इनके साथ है मुझे भी नहीं पता कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस सोल गाइडिंग लोटस के लिए लड़ाई होने लगती है जहाँ पर शी हाओ सबसे आगे था। कि तभी यहाँ पर उन सभी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जो इमोर्टल एकेडमी का डिसाइपल था वो कहने लगता है कि मेरे रास्ते
रास्ते से हट जाओ वरना कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। जो बात सुन के शीहाओ कहता है कि अपनी हद में रहा करो, जो कहते हुए घुमा के एक जोरदार अटैक सब पर कर देता है जिससे सभी लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। उसके बाद शीहाओ उस सोल गाइडिंग लोटस को ले लेता है और यहाँ पर वो अनाउंसर बताता है कि जो पहला ट्रेजर था उसे यहाँ पर शीहाओ ने हासिल कर लिया। जिसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है जहाँ पर इमोर्टल एकेडमी का लू फेंग जीत जाता है। इसी के साथ थर्ड राउंड भी स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हेवनली इंस्टीट्यूशन एकेडमी का जो 10 क्राउन किंग था वो सभी को निपटाते हुए उस ट्रेजर की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन पीछे से कुछ वॉरियर्स इस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ आकर उस बंदे को निपटा देता है जो देखकर 10 क्राउन किंग उसका शुक्रिया अदा करता है। जिस पर शीहाओ कहता है इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस राउंड को तियानजी शेंग जीत जाता है और अब अगले राउंड में इन लोगों को एक कील एंड बीस्ट को कैप्चर करना है। यहाँ पर दोनों ही एकेडमी के डिसाइपल्स एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से एक के माइंड में बहुत ही गंदा विचार आता है और तभी उनमें से एक सोचने लगता है कि क्या हो अगर मैं इस लड़की को यानी कि किंग यी को कैप्चर कर लूं। जिसके बाद हुआंग हमारे सामने एरोगेंट नहीं बन सकता। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा किंग यी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी किंग यी के फोरहेड पर ब्लू मून की पावर एक्टिवेट हो जाती है और इमीडिएटली ब्लू मून फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है और इस फ्लेम की चपेट में वो बंदा भी आ जाता है जिससे उस बंदे की बॉडी जलने लगती है और वो बंदा कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फेयर फाइट नहीं कर रही हो, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा, ये बात हुआ था तो आखिर तुम मुझ पे अटैक कैसे कर सकती हो। तभी शीहाओ एक जोरदार मुका उसके ऊपर जड़ देता है और कहता है कि बेवकूफ, अभी तुम्हें ये बात याद आया। और फिर वो किंग यी की फिक्र करते हुए उससे कहता है कि किंग यी क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हमें एक फेरी का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ पर शीहाओ उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम सच में ब्लू मून फेरी की रीइंकार्नेशन हो। जिस पर किंग यी आगे बढ़ते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रीइंकार्नेशन जैसी चीज नहीं होती और ये बस एक इत्तेफाक है। जहाँ पर अब इन्हें अपनी नजरों के सामने एक पर्पल किलिन नजर आता है जिसको शीहाओ आगे से और किंग यी पीछे से आकर घेर लेते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि इमोर्टल एकेडमी का वही बंदा कहता है कि अगर मुझे ये हासिल नहीं हो सकता तो किसी को भी नहीं होगा। उसके बाद वो जोरदार घूंसा मार के वहां की पूरी चट्टान को ही तोड़ देता है जिससे वहां पर भूकंप आ जाता है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक पावरफुल एनर्जी बीम सीधा आसमान की तरफ जाती है और 5 डीमन एलिमेंट्स वाली वो इमोर्टल सीड भी सभी को नजर आती है और वो सीधा आसमान में ग्लो करना शुरू कर देता है। जो फिनोमेना देखकर किंग यी भी थोड़ी हैरान थी लेकिन खुश भी। और किंग यी के इसी खुशी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।